नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किस्सा कुर्सी का। और आज इस खास एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं उमेर खान हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी उमेर खान चुनावी समर में कूद चुके हैं और इनके सामने चुनौती है डॉक्टर सुनील, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और इन तमाम चीजों के बीच में सबसे पहले तो हम उमेर खान का स्वागत करते हैं। और एक छोटा सा सवाल है कि अक्सर आपने एक बात रखा कि मोहब्बत की दुकान, आखिर कांग्रेस को मोहब्बत की दुकान लगाने में इतनी देर क्यों हो गई बिहार से? नहीं, कांग्रेस तो पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान लगाने की कोशिश कर रही है और बिहार शरीफ में भी जब मोहब्बत होगी तो राजनीति मुद्दे की होगी। मोहब्बत का उद्देश्य यही है। जात और धर्म की जब बात नहीं होगी तो नौजवान के मुद्दे पे बात होगी, बात शिक्षा पे होगी, स्वास्थ्य पे होगी, रोजगार पे होगी, यही उद्देश्य है। अब तो सबसे बड़ा जो टसल है आपका बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर सुनील से है, तमाम लोगों से है, नाराजगी है। और आप बिहार सिर्फ आए नहीं कि विवादों में घिर गए, लोग नाराज होने लगे, लोग आरोप लगाने लगे कि उमेर खान हमारे साथ गलत कर गया। आप इशारा भी बेहद खूबी से समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पप्पू खान साहब की, पूर्व विधायक रहे हैं, उनकी नाराजगी है, अपने लोग हैं आपको, अब उनको कैसे मनाएं? अब नाराज हैं पप्पू जी, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में उनका गुस्सा कम हो जाएगा। अब पप्पू खान साहब के बारे में हम क्या ही बोलें। पहली मर्तबा विधायक बने तो हमारे मरहूम मामू शकील अहमद खान ने उनकी मदद की थी टिकट में। हमेशा उनका पारिवारिक संबंध रहा हमारे परिवार से, मतलब मेरे मामू के यहाँ आते जाते रहते थे, आरजेडी के बड़े सीनियर लीडर थे। उसी इदारे में वो भी पढ़े हैं, तो हम उस इदारे के जो बानी हैं, मतलब आइडियोलॉजी लगभग एक है। हम उस इदारे के जो बानी हैं सर सैयद अहमद खान, उनको 100% अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। उनकी बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने बोला है सर सैयद अहमद खान ने कि जो मुल्क है हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है, इसकी दो खूबसूरत आंखें हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है। एक आंख अगर कमजोर हो जाएगी, खराब हो जाएगी तो दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। हम इस हिंदुस्तान की सुंदरता को खराब नहीं होने देना चाहते हैं। यही मेरा सियासत वाली चश्मे की बात कर रहे हैं या ये आपकी खुद की विल पावर है? ये हमारा खुद का, हम बेसिकली, मैं आपको क्या ही बोलूं, मैं हल की खिदमत पे यकीन करने वाला इंसान हूँ। इंसानियत और मानवता की बात करता हूँ, मेरा जीवन ही वैसे गुजरा है और अध्यात्म वाले लोगों से जुड़ाव है, तो कभी उन्माद के चक्कर में पड़ने की कोशिश मतलब आपका इशारा सोशलिज्म की ओर है, अध्यात्म की ओर है। अब तो अमित शाह कल आ रहे हैं, कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है। कल अमित शाह होंगे, फिर बहुत सारे कद्दावर नेता होंगे बीजेपी के। अंदर से कुछ भय तो नहीं लगता है आपको? नहीं, मुझे इस बात का भय इसलिए नहीं है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मुझे यात्रा में इतना तपाया है कि तपा के कुंदन बना दिया है। बिल्कुल, मैं उनकी पिच पे जा ही नहीं सकता है। हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो कल आ रहे हैं, कल आ रहे हैं एज ए स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के। तो जो भी बातें अगर वो करेंगे तो निरंतर 11 साल से वो वहाँ गृह, दिल्ली की सत्ता भी है और 20 साल से यहाँ की सत्ता है, तो उनको तो खुद का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। विपक्ष से तो कोई सवाल बनने का बनता नहीं है। उनके जो विधायक हैं वर्तमान डॉक्टर सुनील साहब, वो 20 साल से निरंतर हैं। तो अमित शाह जी से हम यही आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि अमित शाह जी आए और मंच पर अपने विधायक का जो 20 साल की उपलब्धि है उसको बयान करें जनता के बीच में कि बिहार शरीफ विधानसभा की जनताओं के लिए हमारे विधायक ने 20 सालों में यह काम किया। मेरा तो एक्सपेक्टेशन है। अब बिहार शरीफ चूंकि एक ऐसी शहर है जहाँ पर सूफी भी है, संत भी है, मखदूम जहाँ भी है, बाबा मनीराम भी है। अब ये दो संतों की जो ये स्थली है, इसको उमेर खान कैसे मैनेज करेंगे, बैलेंस करेंगे? क्योंकि बात तो फिर वही होती है कि उमेर खान आ गए, उमेर खान आ गए, तो फिर लोगों के मन में ये भी चलता है कि पता नहीं उमेर खान आएंगे तो पता नहीं कुछ नया तहलका मचा के चले जाएंगे। बाबा के आस्थाने पर भी हम गए हाजिरी देने, बिहारी रमतुल्लाह अलैह जिनकी किताब है तौहीद आपकी बातें सटीक की बातें से मैं बात कर रहा हूँ। और बाबा मनीराम के अखाड़े पर भी मैं गया। 600 साल पुराना इतिहास है, मैंने उसको देखा, समझा। क्योंकि अध्यात्म वाले जो लोग हैं ना, उनकी लौ परमात्मा और अल्लाह से लगती है। और सब अध्यात्म वाले लोग जो वली हैं, जो फकीर हैं, जो सूफी संत हैं, साधु हैं, फिर टहलते वो मौसम आपके लगता है हमेशा में जा रहा है, वो हमेशा मानवता का, इंसानियत का, प्रेम का, स्नेह का दर्श देते हैं। वो कभी उन्माद में नहीं पड़ते। तो हम जब नॉमिनेशन के बाद दोनों जगह गए तो हमने वहां यही प्रार्थना की कि आप तो ईश्वर के बड़े करीब हैं, अल्लाह के बड़े करीब हैं,
मेरी दुआ यही है कि इंसानियत और मोहब्बत पूरी जो फिजा है उसमें चारों तरफ बिखरे, और हम आए हैं यहाँ चुनाव लड़ने, तो ये आशीर्वाद और ये हमको मिले यहाँ से कि हम कभी उन्माद के चक्कर में ट्रैप नहीं हो, और आम जनमानस के जनहित के मुद्दे पर ही हम अपने वक्तव्य में अपनी बात को रखें, और मेरा वैसा व्यवहार रहे कि अगर यहाँ के लोगों ने मुझे अवसर दिया, तो मैं आपके माध्यम से बिहार शरीफ के लोगों को कहता हूँ कि अगर 5 साल के बाद उमैर खान को आने का मौका मिला तो व्हाइट पेपर लेके आए, अपने अचीवमेंट की बात करें। शहर के मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दों को आपने देखा होगा, बिहार शरीफ को आपने देखा है। आपके हिसाब से आपने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है, शहर में क्या बदलाव करेंगे? देखिए, मेरे करीब 2-3 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो बेहतर एजुकेशन सिस्टम डेवलप होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन अगर हो रहा है तो सरकारी स्कूल में भी तो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ भी एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर होना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज के डेट में भी हमारा जो प्रदेश है वो बीमारू है। पर कैपिटा इनकम सबसे कम यहाँ बिहार के लोगों का है। इसी तरह का कोई विजन नेताओं के पास क्यों नहीं रहा कि बिहार ने इतना तगड़ा ब्रेन पैदा किया, पूरे भारत का निर्माण बिहार के लोगों ने किया। आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाओ, बिहार। आप टेक्नोक्रेट्स देखो, बिहार। आईआईटी में बिहार। हर भारत का हर चीज का निर्माण आईटी सेक्टर में बिहार। और जब बिहार का आखिर विफलता क्यों है, बिहार इतना पीछे क्यों है, सोचने का मुकाम ये है। का मतलब है कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है। तो विजन तो होना चाहिए। विजन है यंगस्टर्स के पास, राहुल जी के पास विजन है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी अभी जो वादा किया था 2020 के चुनाव में, उन्होंने तो विपक्ष ने कहा था कि पैसे कहाँ से लाओगे, मगर कुछ दिन के लिए नीतीश कुमार जी जब वहां गए, 17 महीने की सरकार थी, उन्होंने वादा किया था नौकरी का, तो 17 महीने में 5 लाख जॉब को क्रिएट करके सरकारी नौजवानों को रोजगार दिया। तो मुझे ये लगता है ऐसे भी डेमोक्रेसी के लिए ये चीज अच्छी नहीं है कि एक ही आदमी कुर्सी पे बैठा हो। शकील उजमा साहब कांग्रेस से विधायक बने, बसु बाबू बने, अकील हैदर बने। 25 साल के बाद ये एक संयोग है कि आप फिर से कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए आए हैं, बिहार शरीफ में खोई जमीन को वापस लाने आए हैं। अब कैसा लग रहा है? क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होता जा रहा है। उधर डॉक्टर साहब हैं, वो अपनी एड़ी चोटी लगा रहे हैं, अमित शाह वो उतार रहे हैं, तो आप इमरान प्रतापगढ़ी और राहुल गांधी और तेजस्वी जैसे नेताओं को उतार रहे हैं। तो ये जो चलता है सियासत में, तो दुकान नफरत की खरीदने में, मोहब्बत की बेचने आया हूँ, तो कैसे इस तमाम चीजों को बैलेंस करेंगे वो? देखिए, ऐसे हम अध्यात्म वाले लोग हैं, तो हम लोग को तो इस बात का यकीन है कि नफरत की दीवार को मोहब्बत से ही तोड़ा जाता है। नफरत को नफरत से नहीं, और मोहब्बत जीतेगी। और मोहब्बत जब जीतेगी तो बिहार शरीफ का बेहतर होगा। आपने मेरे विजन के बारे में पूछा, तो मेरे हमसे कनेक्टेड हम हमेशा सोचते हैं अपने आप पिछले जनरेशन का, हम मेरे बाद वाला जो जनरेशन, ये जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर के बारे में। बिहार शरीफ इतनी खूबसूरत जगह है, जहाँ सच में गंगा जमुनी तहजीब का संगम है। जो लोग आते हैं यहाँ, वहाँ दोनों जगह जाते हैं, तो यहीं के होके रह जाते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि बिहार शरीफ में अगर आप जनप्रतिनिधि हो, तो आपकी ये कोशिश तो होना चाहिए सदन से लेके उस कंसर्निंग मंत्रालय तक एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बेहतर तकनीक लाइब्रेरी बिहार शरीफ में, सरकारी जमीन में कोई अच्छे प्रोफेशनल कोर्स का इंस्टीट्यूट आए, यहाँ का बच्चा कोशिश ये करे कि यहाँ भी कोई इन्वेस्टमेंट हो। नालंदा है, पूरी दुनिया जानती है नालंदा को, तो आखिर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर किया, इतिहास में ग्रेजुएशन किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, गया और तमाम जगहों पर आपकी अपनी जो कार्यशैली रही है वो भी लोगों ने देखा है। बिहार शरीफ में कोई नेता नहीं था, या उमर खान काफी डिजर्विंग लग रहे थे, राहुल गांधी को क्या चली थी? अब मुझे कुछ नहीं, मतलब मैं हमेशा बार बार यही सोचता हूँ कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो, भरपूर होना चाहिए। तो जब नेता का ये फैसला हुआ, लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद, और हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, के.सी. वेणुगोपाल जी, और खासकर हमारे डिपार्टमेंट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी, उन्होंने कहा कि हम लोग ये फैसला कर रहे हैं कि आप बिहार शरीफ जाओ। मैंने बोला भाई, तो बोले हाँ बिहार शरीफ जाओ। मतलब क्यों जाओ? तो बोला कि जननायक ने आपको तपा के कुंदन बनाया है, 4000 किलोमीटर चलाया है। अच्छा, वो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, मैंने देखा आपका वीडियोस भी देखा। भारत जोड़ो यात्रा, तो आप लोगों के पास मुद्दा है, आप लोग जाओ, अपनी बात रखो, सियासत को बदलने की कोशिश करो। राहुल गांधी जी के विजन के बारे में बताओ कि राहुल गांधी जी यंगस्टर्स के बारे में क्या। तो अब आप बाहर ही नहीं रहे?
कहाँ से बाहरी है भाई? यहाँ अब लोग कह रहे हैं, हम तो सवाल भाई आप बताओ, नानी का घर घर नहीं होता है। रसलपुर मेरे नानी का घर है। हम्म, पीपी रहे हमारे मामू मंजर साहब इतना दिन यहाँ पे। मेरा बहुत सारा परिवार यहाँ बिहार शरीफ में रहता। अब है कि आज हम चुनाव लड़ने आए हैं तो लोग कहते हैं कि उमर खान इससे नहीं पहले आए। हम जब भी जाते थे ना तो यहाँ जरूर रुकते थे, हाजिरी जरूर लगाते थे, दुआ यही कहते करते थे। और हम जहाँ भी जाते सबसे पहले मेरी दुआ यही निकलती है कि या अल्लाह आलम इंसानियत को अक्ल दे कि आपस में इंसान इंसान का दुश्मन ना बने। मेरा उद्देश्य जीवन का यही है। तो अब तो रूठों को भी मना लेंगे, टाइम बहुत कम है आपके पास। मुझे लगता है कि रूठे भाई मेरे मान जाएंगे, चाहे जो भी भाई लोग हैं रूठे हुए हैं वो मान ही जाएंगे। अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई गाली बके या जो बोले, हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं, हम तो उस चीज को आपके मानते हैं। रोल मॉडल कौन रहे? आइडियोलॉजी की हम बात करते हैं तो आपने कहा कि चलिए कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं आप लोग। आपके रोल मॉडल किनको आप मानते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं? इंस्पायर्ड तो हम आपको मैं बताऊं कि इनिशियली मतलब जब मैंने फ्रीडम स्ट्रगल को पूरा पढ़ा और तो ये चार बड़े पावरफुल लोग लगे मुझे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में तो जाहिर सी और बात पोस्ट है, इंडिपेंडेंट इंडिया में भी आप महात्मा गांधी। ठीक है। महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी है, तो मतलब उससे बेहतर आइडियोलॉजी जो दुनिया के 85 देश में उनकी प्रतिमा को लगा के लोग माल्यार्पण करते हैं, वैसा सपूत हमारे भारत का रहा। हमको तो गर्व से सीना चौड़ा होना चाहिए। दूसरे पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने तमाम प्रिंसली स्टेट को हिंदुस्तान में जोड़ा। वो विजन था, वो गढ़ था। पहले प्रथम आपके जो होम मिनिस्टर है, और चौथे मौलाना आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। उन्हीं के विजन की वजह से ये तमाम आपको बड़े बड़े एजुकेशन दिख रहे हैं। तो इन सारे लोगों ने उस भारत का अपनी मेहनत से निर्माण किया। अब आप सोचिए पत्रकार महोदय कि कैसा भारत था, हम लोग के पूर्वज कितना मोहब्बत करने वाले थे। साजिशन, ये तो सबको पता है कि साजिश किसकी थी। साजिशन मुल्क का पार्टीशन। एपीजे अब्दुल कलाम को, विवेकानंद को, अटल बिहारी वाजपेयी को, इन तमाम लोगों को भी इवन अटल बिहारी वाजपेयी वाज अ विजनरी लीडर, उनको भी आप एक्सेप्ट करते। अच्छा, जब से मुल्क आजाद हुआ तो दुनिया हिंदुस्तान में सारे प्रधानमंत्री जिनका छोटा भी टेन्योर रहा, उन्होंने ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई, जो सरकारी कंपनी रही, जिसमें समाज के हर वर्ग को जो प्रावधान संविधान में रिजर्वेशन मिला। एक वाहिद हमारे प्रधानमंत्री आए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सबसे पहले कोई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नहीं खोली, जियो यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। और साजिशन, ये ट्रैप था सर। मैं शुरू से डे वन से बोल रहा हूँ। जियो यूनिवर्सिटी में जियो का सिम की मार्केटिंग प्रधानमंत्री ने करके जियो का डेटा फ्री कराया। यंगस्टर्स को एडिक्शन हुआ और आज कितना महंगा हो गया। कांग्रेस को एडिक्शन में लाएगी कि नहीं? जियो का तो उन्होंने प्रचार किया, कांग्रेस, मगर ये सारे कांग्रेस में भी तो बहुत रहे ना, ये अंबानी फैमिली हो या जो भी आप जियो की बात करते हैं। ये लेकिन इन लोगों हम का किसी ताल्लुक सत्ता से रहता हम नहीं है किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है। जी। उद्योगपति की भी जरूरत है, बट क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ। हाँ ठीक है। अब देखिए, दो चीज बड़ी खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए पत्रकार महोदय, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ये दोनों इस हिंदुस्तान में हो रहा है। पावर सेंट्रलाइज हो गया है। You may think about all these things. How you just go through your own projects in Bihar, in Bihar. Yeah, that's right. I mean, I'll try my level best to fulfill the dreams of the youngsters first. कभी कोई जीवन में भेदभाव नहीं होगा, कभी जात और धर्म के नाम पर किसी से मेरा मन मुटाव नहीं हो सकता। मनमुटाव नहीं और होना ईमानदारी से सच्चा सेवक बन के डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है ना, फॉर द पीपल की बात करेंगे। अच्छा ठीक है, मतलब फॉर योरसेल्फ तो बात नहीं होगी। नॉट फॉर माई सेल्फ। हाँ, तो आई डोंट हैव एनी इशू, आई एम वेल satisfied with my everything. सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। लास्ट क्वेश्चन है, उमर खान को लोग वोट क्यों करें? उमर खान को लोग वोट इसलिए करें, प्रत्याशी का भी मूल्यांकन होना चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं एनडीए के प्रत्याशी, बार बार आप रिपोर्ट कार्ड पे बहुत हमारे भाई सुनील भाई रिपोर्ट कार्ड ही तो होता है। आप प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? वो तो ऊपर देखा है ना, कांग्रेस, राहुल, नो बीजेपी, मोदी। दो चीज है, ठीक है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है। आप भी तो राहुल एक तरफ नफरत कर रहे हैं, एक तरफ नफरत है, एक तरफ मोहब्बत है। एक तरफ पत्रकार महोदय, एक तरफ हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को मजबूती से मानने वाले लोग हैं, जो शुरू होता वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम पहले भारतीय हैं।
उमेर खान साहब ने बहुत भारतीयों के अच्छा अधिकार को स्टैंड लिया है। लड़ाई। चलिए, बहुत मजा आया आपसे बात करने के। एक इंटेलेक्चुअल, एक पढ़े लिखे हैं, आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तमाम चीजें, आइडियोलॉजी, हर विचार पे बात हो गई, बिहार की खूबसूरती पे बात हो गई, सूफिज्म पे बात हुई, अध्यात्म पे बात हुई। तो ये फाइट बड़ा मजा आएगा और मेरी शुभकामना है। चलिए, ये फाइट मजेदार हो। तो हमसे बात करने के लिए उमेर साहब आपका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।